जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन के इस बेहतरीन कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुद्धिजीवीगण, यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने सुनी, वक्ताओं की भी और जिन लोगों ने बाइट्स दी उनकी भी, और कुल मिलाकर एक दिमाग में सवाल कौंधा कि हम सबके पास क्या सिर्फ नेगेटिविटी है उत्तराखंड के लिए? क्या हम एक पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर सकते? क्या हम यहाँ के जो मुद्दे हैं उसको एक सकारात्मक पहलू नहीं दे सकते? एवरीवेयर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो रहता ही रहता है, 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई प्रदेश भी नहीं है, हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। ऐसे में लगातार ये कहना कि पलायन हो रहा है, पहाड़ों से हो रहा है देहरादून और हल्द्वानी, देहरादून और हल्द्वानी से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से बाहर, लेकिन हम उसका अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो क्या बाहर के लोग उत्तराखंड नहीं आ रहे? क्या यहाँ इंग्लैंड और अमेरिका के लोग नहीं आ रहे? तो वो पॉजिटिविटी की जरूरत है कि हम हर चीज को देख किस चश्मे से रहे हैं। मेरे पास गर्व करने के लिए एक लंबी फहरिस्त है। मैं सैन्य प्रधान प्रदेश से आती हूं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं गंगा, जो कि मोक्षदायिनी नदी है, जो गंगा मां जिसको हम कहते हैं, उसके उद्गम प्रदेश से आती हूं, ये मेरे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। मैं 4 धाम की 5 धाम की भूमि से आती हूं, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिरान कलियर साहेब, नानक मत्ता साहेब, रीठा मीठा साहेब, इसकी धरती से मैं आती हूं, इसलिए मैं गौरवान्वित हूं। मैं गौरवान्वित हूं इसलिए कि हमारा जो प्रदेश है वो हर्बल प्रदेश है, औषधीय का प्रदेश है। स्कूल्स के लिए हमारा प्रदेश जाना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन उत्तराखंड। देश विदेश से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, पूरे देश के सबसे बेहतरीन संस्थान यहां पर है, चाहे वो आप NIVH ले लीजिए, चाहे IMA ले लीजिए। तो हम पॉजिटिव होकर ग्लास को आधा खाली क्यों देख रहे हैं? ग्लास को आधा भरा हुआ क्यों नहीं देख रहे? क्यों हम ये कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं, कुछ हमको मिला ही नहीं, हमारे हिस्से कुछ आया ही नहीं? क्यों हम उस तरफ, उस दिशा में काम करने की बात नहीं कर रहे? ठीक है, हमारे पास राजधानी नहीं है, लेकिन मिलेगी। हम सब एकजुट होंगे तो मिलेगी। किसानों ने झुकाया है और पंडा पुरोहितों ने झुकाया है, सरकारों को झुकना पड़ा है, चाहे मेरी सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो, उनको झुकना पड़ेगा। लोकतंत्र के आगे झुकना पड़ेगा, जनतंत्र के आगे झुकना पड़ेगा। बस इशू इतना सा है कि हम तो पहले एकजुट हो जाएं, हमको किस मुद्दे पर किसको झुकाना है पहले ये तो तय कर लें। मुझसे यहां पर कहा गया है कि मैं एजुकेशन पे बोलूं, मैं एक समग्रता पे यहाँ पर बात करूंगी। हमने 21 साल का उत्तराखंड देखा है और यहाँ अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें तो 7,69,077 युवा हमारे सेवा योजन कार्यालय में आज की तारीख में भी पंजीकृत। 20 में अकेले 86,721 युवा पंजीकृत हुए। वो क्यों? क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी का दौर था। हमें निश्चित तौर पर यह जानने की जरूरत है कि जड़ में, बार बार हम पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन की जड़ में अगर हम जाएं तो हमारा 25 से 35 साल का युवा पलायन कर रहा है और बड़ी तादाद में कर रहा है। प्रदेश का 42% युवा पलायन कर चुका है और उस 42% में से 50% ने किया रोजगार के लिए, 15% ने किया अच्छी शिक्षा के लिए, 9 ने किया अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और निश्चित तौर पर अगर पलायन हो रहा है तो उसकी जड़ में भी जाने की जरूरत है। अगर महिलाओं की, यहाँ पर मेरे एक भाई बात कर रहे थे कि महिलाएं हमारी उतनी सशक्त नहीं हैं, हर महिला राजनीति के क्षेत्र में अग्रिम श्रेणी में नहीं आ सकती अपने आप को साबित करने के लिए। डेफिनेटली जो संघर्ष कर रही हैं उनको उनकी पार्टियों ने मौका देना चाहिए, क्योंकि जो महिला घर अच्छा संभाल सकती है, परिवार अच्छे से देख सकती है, वो प्रदेश क्यों नहीं देख सकती?
और महिलाओं की तो बहुत सारी एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शायद कहीं और पाई नहीं जाती। हम लोग वेल मैनेज्ड होते हैं, हम लॉयल होते हैं, हम सिंसियर होते हैं, हम पंक्चुअल होते हैं, हम मल्टी फेसेटेड होते हैं, हम मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक समय पर कई काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं को जो आधी आबादी से अब ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, उनको वो स्थान नहीं मिला है, डेफिनेटली नहीं मिला है। लेकिन आज की महिला अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए बहुत सजग है, बहुत जागरूक है और बहुत पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाना भी जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव केंद्रित विकास की बात करते करते हम कहीं उल्टी दिशा में मुड़ गए या दिशा विहीन हो गए। बात होती है अंत्योदय की, बात होती है अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास। बनाते क्या है? हम बनाते हैं स्मार्ट सिटी। सिटीज तो पहले से विकसित हैं। सिटीज तो उनका नाम ही सिटी इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। हमें जरूरत थी गांव के विकास की, लेकिन गांव की जमीन को या तो नगर पालिका में या नगर निगम में आपने ऐड करते चले जा रहे हैं। तो वहां पर आवाज उठाने की जरूरत है कि हमारा जो विकास है वो विलेज फोकस होना चाहिए। यहाँ मेरी बड़ी दीदी सुशीला बलूनी जी बैठी हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। यहाँ हमारी बाल आयोग की अध्यक्षा श्रीमती उषा नेगी जी हैं, मैं उनको अभिवादन करती हूँ। आम आदमी पार्टी से उमा दिख रही हैं, डॉक्टर मुकुल शर्मा हैं, बहुत ही एमिनेंट हमारे लर्नेड भाई बैठे हैं, प्रेम भौखंडी जी, मैं आपका अभिवादन करती हूँ। और मैं समाप्ति की ओर हूँ। एजुकेशन के लिए बेसिकली मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कि आज 1000 से ज़्यादा हमारे जो विद्यालयी भवन है वो जर्जर अवस्था में है। कब छत आकर नौनिहालों के ऊपर गिर जाएगी कुछ पता नहीं है। सबसे पहले कहने का मतलब है कि हम जो है हाईवेज की, एयरपोर्ट्स की, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं वो अपनी जगह पे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अपनी जगह पे हैं। बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचिए दरी में बैठकर, बोरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हम सबके लिए शर्मसार होने वाली बात है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए बेंच होने चाहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए शौचालय होने चाहिए, उनके लिए भवन होना चाहिए। मेरी बहन ने कहा भी कि बच्चे ही विद्यालय खोल रहे हैं और वही विद्यालय बंद कर रहे हैं। वाकई ग्रामीण अंचलों में यही हालत है दिखने की। हम शिक्षा नीति की कोई बात नहीं कर पाए, हम फीस एक्ट पर कोई निर्णय आज तक नहीं ले पाए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ज़रूरत है एक सशक्त फीस एक्ट की, निश्चित तौर पर ज़रूरत है एक सशक्त शिक्षा नीति की, और जो तबादला आनन फानन में इधर से उधर वो कोई पारदर्शिता है ही नहीं। ना हम डॉक्टर पर चढ़ा पा रहे हैं पहाड़, ना हम शिक्षक चढ़ा पा रहे हैं। उसका सिर्फ कारण यह है कि तबादलों में कोई पारदर्शिता नहीं है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, सब रिश्तेदारी चल रही है, भाई भतीजावाद चल रहा है। उन सब के खिलाफ हमें पुरजोर रूप से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप सब साथी यहाँ पर बहुत अच्छा बोले हैं, अपने अपने विचार रखे हैं, और मैं निश्चित तौर पर एक बार फिर आईपा को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी कि इस तरह के सकारात्मक कार्यक्रम बीच बीच में होते रहने चाहिए। और जो सकलानी भाई ने बात कही कि प्रेशर ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि सरकारों को आईना दिखा सकें, सरकारों को उनके किए हुए दावे और वादे याद दिला सकें। डेफिनेटली इसकी बहुत ज़रूरत आज है, और सोशल मीडिया इसके लिए बहुत लाभकारी साबित हो रहा है कि सोशल मीडिया से हम अपने नेताओं को टैग करके उनकी कमी, उनकी खामियां, उनकी सारी बातें उजागर कर सकते हैं, आम जनता को दिखा सकते हैं। मैं चलते चलते अपनी वाणी को विराम देने से पहले नवाज देवबंद जी की ये फेमस कविता के 4 पंक्तियां सुनाकर अपना उद्बोधन बंद करूंगी। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।